हमेशा ये रखना कि हम लोग जब हम हाइट नापते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे बड़ी बिल्डिंग की हाइट नाप रहे हैं या फिर किसी एरिया की हाइट नाप रहे हैं, या फिर आप स्टेशन जाते होगे, रेलवे स्टेशन, तो आप देखते होगे वहाँ पे हाइट लिखी हुई है स्टेशन की। कहाँ से हाइट लिखी होती है? वो समुद्र तल से, ओशियन से, ठीक है, वाटर लेवल से उसकी हाइट लिखी होती है कि कितना ऊंचा है वो जमीन कितनी ऊंची है या फिर वो बिल्डिंग कितनी ऊंची, वाटर लेवल से होता है, ना कि आप जहाँ खड़े हो उस ग्राउंड से नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाटर लेवल ही बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है, इन सभी परिवर्तनों के पीछे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होना, ठीक है, ये मेजर आपका कारण है, ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होना जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, वो हमारा मेजर कारण है। और जैसे कि मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ऊर्जा का स्रोत का ईंधन में तरह उपयोग करना, जैसे मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना, ठीक है। जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स हमारे हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस होता है। ये हम इन सब का यूज हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। और इन सब का यूज करने से हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है, और ये हमारे मेजर सोर्स हैं अभी फिलहाल बिजली के उत्पादन के लिए, ठीक है। और परिवहन मतलब जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज होता है व्हीकल्स, ठीक है, उससे हमारी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और CO2 और SO2 का जो ग्रीन हाउस गैस है वो निकलती हैं, ठीक है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का दहन करने से प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ भाई अपने एनवायरनमेंट को तो पॉल्यूट कर रहा है, तो एनवायरनमेंट में तो सब लोग आते हैं, एनवायरनमेंट में तो हम भी आते हैं, तुम भी आते हो, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे सब आते हैं, ठीक। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मतलब बर्फ पिघल गई, पानी का लेवल बढ़ गया, ओशन का लेवल बढ़ गया, उससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा बहुत कुछ होगा। जैसे हम वो पॉल्यूशन हम लोग भी सांस में लेंगे तो हम लोग के खाने में भी आएगा, ठीक है, पानी में होगा तो पानी से खाने में आएगा, मतलब अनाज में आएगा, अनाज से हम लोग के खाने में आएगा, हम लोग खाएंगे, हम लोग के शरीर में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो अपने बॉडी में टॉक्सिन आ रहा है, ये अनवांटेड अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है जो हम लोग बॉडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, हम लोग की हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक है, ठीक। तो इस प्रोसेस को एक टर्म कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग ने पढ़ा था, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। इस टर्म में कुछ ऐसा ही होता है कि बहुत पहले पढ़ा था 10th 12th में मैंने, इसमें क्या होता है कि अपने जो टॉक्सिन या पोल्यूशन की वजह से जो हमारे अनाज में अपने क्या बोलते हैं टॉक्सिन्स आ जाते हैं अपने अनाज में, फर्टिलाइजर हुआ, यूरिया का यूज करके, ये सब जो भी अपने अनाज में आ जाता है वो हम लोग खाते हैं। तो हमारी बॉडी, हम खाना तो रोज ही खाते हैं हम लोग, पानी रोज ही पीते हैं, तो हमारी बॉडी में भी वो इकट्ठा होता जाता है, ऐसा टॉक्सिन इकट्ठा होता जाता है, लीवर में हो जाएगा, कहीं हाथों में हो जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में हो जाएगा, लीवर में हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो वही उसी का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फिर वो आगे चल के आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ठीक। फिर इसके बाद क्या, मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अब लोग परेशान हो गए थे, अभी आपने रिसेंट में सुना था कि अमेजोन के जंगलों में आग लग गई है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई है, पोल्यूशन हो रहा है इससे। अब वो सब पोल्यूशन एक नेक्स्ट लेवल का पोल्यूशन है, वो अलग चीज है पोल्यूशन, वो मतलब वो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे वो जो जल रहा है वो एक तरीके से नेचुरल चीज जल रही है, ठीक है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वैसा उतना उतना भी खतरनाक नहीं हो रहा जितना ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से, ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका एनवायरनमेंट कुछ कर नहीं सकती है। ये जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो जंगल जलने से, लकड़ी जलने से जो जलाते हैं, वो तो तब भी एनवायरनमेंट को किसी तरीके से रिसाइकल करके, साफ ऑफ करके अपने आप को ठीक कर सकती है। बट जो ये केमिकल्स, जो इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिक होता है केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं वही कॉम्प्लेक्स वो सब नहीं सही हो पाते हैं, ठीक है, अपने
नेचुरल प्रोसेस उसको सही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, मतलब उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो हमारा हार्मफुल ना हो, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो निकल रहा है, धुआं वो जो भी थोड़ा बहुत है, वो सब हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब नहीं होते हैं। केमिकल्स जो होते हैं, खतरनाक केमिकल्स होते हैं, पेट्रोलियम गैस से बनाए जाते हैं जो केमिकल्स, वो सब। तो ये हमारा लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। जो भी हमारी ऊर्जा बन रही है उसका 2/3 पार्ट, ठीक है, मतलब इसका मतलब जो 1/3 पार्ट है, जो 1/3 पार्ट है वो हमारा वो किससे बन रहा है, वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बन रहा है। और 2/3 पार्ट किससे बन रहा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बन रहा है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है। 2/3 पार्ट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बनना है, जिससे हमारा पोल्यूशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में उससे भी हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी सोलर पैनल जो बना रहे हैं वो कभी फेंके जाएंगे, तो अब जाके 10-20 साल का गैप मिल जाता है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। उसके अलावा 2015 में यूरोप में ऊर्जा प्रक्रम प्रोसेस के कारण 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई, ठीक है, 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई, कहाँ पे, यूरोप में 2015 में, ठीक है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के दौरान, बिजली या ऊर्जा बनाने के दौरान, ठीक है, प्रोसेस में उनको 78% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हुई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैस देखो 50%, 75% से भी ज्यादा है, 3/4 से भी ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही खराब चीज है। अगर आप पावर प्लांट जाओगे, सभी लोग जाएंगे शायद मेरे हिसाब से, मैकेनिकल वाले भी पावर प्लांट विजिट जाएंगे, नहीं जाएंगे वो मुझे नहीं पता, कोरोना चल रहा है, लेकिन अगर ना चल रहा होता सब लोग जाते, ठीक है। तो या फिर नहीं तो वीडियो देख लीजिए सब लोग नेट पे अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि आप देखोगे कि कभी आप उसको सर्च करना, एक टर्म, आप लोग थर्मल पावर प्लांट जाओगे, नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट ही जा पाओगे आप लोग, तो आप जाओगे तो सर्च करना वहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये आप ऐसे नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये सर्च करोगे तो बहुत ही चौंकाने वाले डाटा मिलेंगे आपको कि आपकी एफिशिएंसी स्टार्ट होती है इनकी 20 या 25% के बीच में से इनकी, मतलब एफिशिएंसी, मतलब ये लोग कुछ प्लांट ऐसे कोल के हैं जो 25% ही एफिशिएंट है, मतलब 100% कोल डाल रहे हैं तो उसमें से 25% कोल से एनर्जी बन पा रही है, बाकी सब 75% पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और कुछ पावर प्लांट है जिसमें ज्यादा अच्छा किया जा रहा है, जैसे लिग्नाइट की जगह बिटुमिनस यूज किया जा रहा है, ठीक है, कोयले ग्रेड है ना, बिटुमिनस यूज किया जा रहा है, तो वहाँ पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कुछ 35% से 45% बढ़ जाती है। तब भी मैक्सिमम आप कोल का कितना भी ले जाओगे, कोल की पावर प्लांट की एफिशिएंसी मैक्सिमम तक आप नेट पर सर्च कर लेना, 60% या से ऊपर शायद ही नहीं जाती है, ठीक है। तो ये बहुत कम है, मतलब हमारा 40% जो हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, 40% कोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है। मान लो हम लोग ने 100 टन मंगाया कोल, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 60 टन से ही ऊर्जा बन रही है। कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, तो 60% से ऊर्जा बन रही है, बाकी जो 40% कोल है वो ऐसा वेस्ट, मतलब बेकार हो जा रहा है, उसका कोई यूज, मतलब उसकी बन भी रही होगी ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बन भी रही होगी, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उससे स्टीम बन रही होगी लेकिन उस स्टीम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो लॉस कितना हो जा रहा है, 40% लॉस हो जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी कितनी होती है थर्मल पावर प्लांट की। और फिर थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी देखनी है, फिर आपको दूसरे पावर प्लांट की एफिशिएंसी देखनी है, जैसे सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, और आपके हाइड्रो पावर प्लांट, उन सब की एफिशिएंसी देखनी है, नेट पे सर्च करनी है, सबकी एफिशिएंसी सर्च करना है आप लोग, थर्मल की है, हाइड्रो की है, किसकी कितनी एफिशिएंसी है, तो आपको खुद समझ में आएगा भाई क्या लगाना बेनिफिट है, किसमें पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है, ठीक है।
थर्मल पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा है कि सोलर में, कि हाइड्रो में, कि विंड में, किसमें अच्छा है? लाइफ किसे कितनी है, कौन कितने साल पे चल सकता है, ये सब आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि एनर्जी सबसे ज्यादा कंजर्व कहाँ हो रही है और वेस्ट कहाँ हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बच रही है, कंजर्व कहाँ बच कर पा रहे हैं हम लोग, कहाँ वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका आइडिया ये आप लोग का छोटा सा काम है। ठीक है, ये चीज आपको वर्ड छोटा सा आपका काम है, सर्च करके आप लोग डाटा निकाल के तीन चार चीज, थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक, सोलर हो गया और विंड हो गया, इन चार चीजों का। ठीक, थ्री, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, इन सब का आपको एफिशिएंसी की डाटा निकालना है नेट से। ठीक है, कोई भी प्लांट का ले लेना, कहीं भी सिचुएटेड हो, इंडिया में कहीं भी सिचुएटेड हो, उसकी एफिशिएंसी का आप निकाल लेना। ठीक है, जनरली कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसका डाटा निकाल के आप लोग क्या बोलते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ क्या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक ही मैसेज में आप लोग चारों का डाटा लिख के भेज देना। ठीक है, एक ही मैसेज में लिख के भेज देना चारों डाटा। ये आपका एक काम रहेगा आज। ठीक है, आज आज ही कर देना आप लोग ये। ठीक है, 6 बजे तक, 6 PM तक। ये छोटा सा काम है, आपको आइडिया मिलेगा इससे कि एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बाकी यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, ज्यादा फालतू चीज लिखी हुई है। ठीक है, सर्दियाँ हमारी कम हो जाती हैं, गर्मी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये तो पता ही है आप लोग को, गर्मी बढ़ती जा रही है। सर्दियों का जो ड्यूरेशन है, पहले सर्दी 3-4 महीने तक बढ़िया से पड़ती थी सर्दी। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि होली तक भी सर्दी लगती थी कभी कभी। ठीक है, जहाँ तक कभी कभी मुझे याद है, होली तक सर्दी लगती थी, मार्च तक हल्की फुल्की। ठीक है, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, फरवरी के बीच में ही लगता है सर्दी खत्म हो गई है, फरवरी के एंड तक। और यहाँ नवंबर से सर्दी स्टार्ट, अब तो लगता है दिसंबर से सर्दी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है विंटर का, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। विंटर का जो स्पैन है, वो विंटर वेदर का वो स्पैन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग देख रहे होगे, यही वेदर में यही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्दी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो भाई सारा जो अपने जो बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, सब पिघलते जाएंगे और वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा। और धीरे 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 इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन पड़ेगा, सबके किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर पड़ेगा। जो कोस्टल एरिया में देश है, इंडिया है, जापान है, जापान तो पूरा समुद्र से घिरा ही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तब भी बहुत एरिया है लोग के हिसाब से। इंडिया में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की। तो ये सब चीज़ें जो कोस्टल में है, बाकी ये जो बीच में पड़ते हैं देश, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो बीच में बिल्कुल है, उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा है इंडियन एनर्जी सिनेरियो। इंडिया में एनर्जी सिनेरियो क्या है, इंडिया के पास एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो यही है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग 55% एनर्जी, ये डाटा पुराना होगा, 55% एनर्जी अभी थोड़ा बढ़ गया है, 55% एनर्जी हमारे कोयले से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ लिखा है 55% एनर्जी कोल से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और प्राकृतिक जो उसमें प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी, जिसमें 1994 में 10% था, फिर 13% हुआ, फिर वो प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में तेल की हिस्सेदारी 20% है, जो कि गिर के 17% हो गई, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, गिरना अच्छी बात है, तेल की हिस्सेदारी गिरना अच्छी बात है। ठीक है, पेट्रोलियम से इससे जो आपका ऑयल है, उससे एनर्जी बनना कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस से बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है, उससे पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, नेचुरल गैस से, और ऑयल से ज्यादा होता है, तो उसकी हिस्सेदारी कम होनी चाहिए ऑयल की, और नेचुरल गैस की थोड़ी बढ़ती, नेचुरल गैस की कमी हो जाएगी, लेकिन बढ़ती रहनी चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, कोल की भी कम होनी चाहिए हिस्सेदारी, तो 3% इसका गिरा है हिस्सेदारी, तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग कोल का, आप लोग को कितने मेट्रिक मिलियन टन कितना यूज होता है 2003 तक, फिर हमारा ये कितने साल तक हमारा कितना है, 192 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 192 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये सब डाटा दिया है, डाटा आपको याद करना है। यहाँ पे आप ये जो मेन चीज है वो याद करनी है। भारत दुनिया में कोयला और लिग्नाइट, ठीक है, कोयला और लिग्नाइट दोनों अलग अलग लिखे हैं ये लोग। ठीक है, जबकि आप लोग जानते हो लिग्नाइट एक उसका फॉर्म है। ठीक है, कोयला, ये जो कोयला बता रहे हैं, ये कोयला अच्छी क्वालिटी का होगा,
लिग्नाइट थोड़ी कम क्वालिटी का कोयला है, मतलब खराब क्वालिटी का, तो इसलिए इसको अलग लिखा गया। तो दुनिया में भारत दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रखना है आपको। कोयला का उत्पादन ज्यादातर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो पहले के जो बताए गए इनमें उतना भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा झारखंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर ऑयल सप्लाई का क्या खेल है। ऑयल सप्लाई में क्या है कि भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी 36% है। ठीक है, कुल अभी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा खपत में 36% तेल से हमारा ऊर्जा बन रही है। ठीक है, और 10 तेल के हम लोग का जो देश है, आज भारत दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग होती हैं उनमें हमारा भारत भी है। ठीक है, तो जल्द ही चीन और जापान के बाद एशिया में तेल की तीसरी सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में कोरिया से आगे निकल जाएगा। ठीक है, कोरिया से भी आगे हम लोग निकलने वाले हैं ऑयल का प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, ये दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि यहाँ पे ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कच्चे तेल की जो कच्चा तेल मतलब वो क्रूड ऑयल। ठीक है, मतलब रॉ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम होता है वही, उसी को क्रूड ऑयल कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वही क्रूड ऑयल है, ये आपको याद रखना है। जो पेट्रोलियम जो हम लोग लिखते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, ये नाम है किसका, क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से अंडरग्राउंड में, ऐसे उसी का नाम है पेट्रोलियम। ठीक है, ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। ठीक, इसी से हमारे सारी चीज निकलती हैं। ठीक है, इसी से हमारा पेट्रोल निकलता है। ठीक है, डीजल निकलता है, एलपीजी निकलता है। ये सब आपने पहले चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, ये सब डाटा दिए गए हैं, ये सब डाटा आपको यहाँ के जो दिए हैं यही याद कर लो। ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट है, भाई ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो लेटेस्ट डाटा निकाल के भी याद कर सकता है, कोई चीज गलत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट डाटा आप कहीं से निकालो तो वो आपका जो साइट है, विकीपीडिया से कोई मैटर मत लिया करो आप लोग। पहली बात तो विकीपीडिया का जो मैटर होता है वो ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। आप लोग को मैटर लेना है कोई गवर्नमेंट की साइट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की साइट हो, कोई कोई नेशनल, कोई ग्लोबल लेवल पे कोई साइट मेंटेन रखता हो डाटा, ये सब। ठीक है साइट है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है साइट है ऐसी जो ग्लोबल लेवल पे सब मेंटेन रखती हैं डाटा। ठीक है, तो आपको सारा डाटा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा साइट। ये डाटा आप लोग नया निकाल के वो याद कर सकते हो। ठीक है, ये डाटा बहुत पुराना है इसमें किताब में। प्राकृतिक गैस की सप्लाई की खपत हमारी 8.9% है इंडिया में। ठीक है, तो 8.9% ये हो गया, 36% ये हो गया, 55% हमारा कोयला हो गया। तो 55% और 36% हमारा ये 80-90 हो गया, लगभग 9% ये है। ठीक, तो हमारा लगभग 99 हमारा तीनों से ऐसा हो जाएगा। अगर आप तीनों देखो, कोयला और ऑयल और नेचुरल गैस, तो लगभग 90 to 100% के बीच में यही तीन हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों से हमारा पूरी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इसी से हो जा रहा है। ठीक है, इन्हीं तीनों से, तीनों हमारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं। ठीक है, ये हमारा, बाकी इसका डाटा आप लोग को याद रखना। मौजूदा 67 MCMD करके ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। ठीक है, क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है, मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। ठीक है, मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। ठीक है, क्यूबिक मीटर तो आपको पता ही है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रतिदिन लगा दो, पर डे। ठीक है, फिर मिलियन, मिलियन आगे लगा दो। मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, तो 10 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ 96 लिखा है, इसका मतलब 960 लाख। ठीक है, 960 लाख क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, ये हमारा चल रहा है प्राकृतिक गैस की मौजूदा मांग, उपलब्धता। ठीक है, मुकाबले लगभग इतनी है। ठीक है, तो इतनी है हमारी, ये डाटा दिया गया। बस यूनिट आप लोग याद रख लो कि यूनिट किसमें हम लोग इसको डाटा देखते हैं। MCMD है, मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई काफी पुराना दिया डाटा ये,
अभी के लेटेस्ट डाटा वाला आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि इंडिया में एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, एनर्जी का जो जनरेशन है, जनरेशन बोलेंगे, प्रोडक्शन ठीक वर्ड नहीं है, जनरेशन बोलेंगे, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत बढ़ गया है अब एनर्जी का जनरेशन। लेकिन सब वो एनर्जी अभी भी क्यों कम पड़ जा रही है? इसलिए कम पड़ जा रही है क्योंकि हमारे पास जो लॉसेस हैं, एनर्जी का लॉस है, इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो लॉस बहुत सारे फॉर्म में है। ठीक है, एक तो जेन्युइन लॉस है कि हाँ भाई लाइन में लॉस हो रही है, कहीं खराब इक्विपमेंट लगे हैं, स्पार्किंग कहीं हो रही है, आउटडेटेड लगे हैं, पुराने पुराने इक्विपमेंट लगे, अपडेट नहीं करते हैं लोग, गवर्नमेंट अपडेट नहीं करती है, यहाँ के वहाँ के एम्प्लॉयज ही अपडेट नहीं करते हैं, पुरानी पुरानी चीज चला रहे हैं, नए नए चीज का पैसा लिए जाते हैं, पुरानी पुरानी चीज रख के चला रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि जो गलत तरीके से बिजली का कटिया वटिया फंसा के देना, मतलब यूज करना, तो वो भी है। घर बनाए हुए हैं, घर के नीचे बेसमेंट बनाए, पूरी फैक्ट्री घर के नीचे चल रही है, पता ही नहीं है ना? तो ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। तो इंडिया में एनर्जी की प्रोडक्शन कम नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत है, ठीक, काफी बढ़ गया है, लेकिन वो अभी भी जो लॉसेस है वो बहुत ज्यादा है, जो लॉस जो हो रहा है एनर्जी सेक्टर को, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, फिर हाइड्रो पावर है, बस उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक के बाद चैप्टर खत्म है। न्यूक्लियर में क्या दिया, ज्यादा डाटा नहीं दिया गया इसमें। हमारा जो भारत के ऊर्जा उत्पादन में 2.4% प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। ठीक है, 2.4% ही है अभी। ठीक है, बाकी देशों में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी देशों में 10-20% है, शायद 35% भी है, जापान में। ठीक, भारत में 5 परमाणु पावर स्टेशन पर 10 परमाणु पावर रिएक्टर के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब 5 परमाणु पावर स्टेशन है, 5 है, और 10 परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, यानी हर एक के पास 2-2 होंगे। ठीक है, या फिर किसी के पास 3 होगा, किसी के पास 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके 5 है अपने पास और 10 रिएक्टर है, सब में 2-2 मान लो। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आप लोग भी यही मान लो, ये लिख लो, 5 परमाणु स्टेशन है, उसमें से सबके पास रिएक्टर 2-2 है। ठीक है, जो रिएक्टर जिसमें रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जिसमें हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, यानी यूरेनियम 235, खंडन, हाँ, उसमें जो सब्सटेंस होता है यूरेनियम 235, उस रिएक्टर में क्या होता है कि उस सब्सटेंस को रख दिया जाता है और उसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन की किरणें, जो न्यूट्रॉन को उस पर बम्बार्ड करते हैं, मतलब गिराते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जब उस पर गिरता है तो वो और विखंडित होता है, मतलब टूटता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ये आपको याद रखना है न्यूक्लियर पावर में हमारा। हाँ, ये चीज थोड़ी याद रख लेनी है आप लोग को कि न्यूक्लियर पावर में ये चीज हमने शायद टेस्ट में पूछी भी थी। न्यूक्लियर हमारे में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजन, इसको शायद विखंडन बोलते हैं, विखंडन ऐसे कुछ करके बोलते हैं, टूटना, और एक होता है फ्यूजन। ठीक, तो फ्यूजन हमारे क्या बेटा, नाभिकीय संलयन, किसको, फ्यूजन को? यस सर। हाँ, ठीक है, तो फ्यूजन जो होता है ये हमारे पावर प्लांट में यूज होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक, फ्यूजन वाला पावर प्लांट में नहीं यूज हो पाता है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चालू हो गया एक बार तो फिर उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अनकंट्रोल्ड होता है, इसमें कंट्रोलिंग हम लोग की नहीं होती है, और इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किससे करते हैं? यहाँ पे एक एलिमेंट होता है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन रॉड यूज की जाती है, बस इतना जानो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा फ्यूजन प्रोसेस कंट्रोल्ड होता है और फ्यूजन कंट्रोल्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग के पावर प्लांट्स में, पूरे वर्ल्ड की बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पावर प्लांट्स में फ्यूजन ही यूज किया जाता है। ठीक, फ्यूजन यूज किया जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है। ठीक, इसका एग्जाम फ्यूजन कहाँ पे होता है? फ्यूजन हमारे बड़ा सा गोला जो स्टार है सन में होता है। ठीक है, सन है और भी स्टार्स, जितने स्टार्स हैं सब में फ्यूजन ही होता है। ठीक है, वहां पे फ्यूजन होता चला जाता है। ठीक, तो ये आपको छोटी सी जानकारी है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में वही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होता जो कोल में होता है। कोल में स्टीम बनता है, न्यूक्लियर में भी स्टीम बनता है।
बस वो पानी को गर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हम लोग कोल से लेते हैं थर्मल पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर से जो अरे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम 235 में, तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हम लोग ऐसे हीट एनर्जी निकलती है, वो हीट एनर्जी पानी गर्म करने में यूज करते हैं। ठीक है, बस वही एनर्जी को यूज करके पानी गर्म करते स्टीम बनती है। ठीक, एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है उसमें। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये याद रखना आपको। ठीक है, जब आप सर्च करोगे जो मैंने कहा है आप लोग को, थर्मल है, हाइड्रो है, सोलर है, विंड, इसका भी सर्च कर लेना न्यूक्लियर का। ठीक है, 5 आपको सर्च कर लेना है, 5 को सर्च कर लेना है। ठीक है, हमारा एक एक 2 3 4 5 आपके हैं। ठीक है, इन सबके एफिशिएंसी आपको सर्च करनी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर की आपको थर्मल से ज्यादा ही मिल जाएगी। ठीक है नहीं मिलेगी तो बताइएगा, वैसे मुझे लगता है ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, ये लोग अब आ रहे हैं कि रिज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, हाइड्रो पावर सप्लाई का क्या है? हाइड्रो पावर सप्लाई काफी समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। भारत में पानी के द्वारा, पानी की कमी तो है नहीं इंडिया में। ठीक है, पानी की पहली बात है, पानी का जो कमी है हम लोग पहले से क्यों यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो नदी है वो बहुत सारी हैं। ठीक है, नदी बहुत सारी हैं जिसका हम लोग अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, परंतु अब तक केवल 15% जल के द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 15% ही यूज किया जाता है, और ये ज्यादा हो गया होगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं नया डाटा। देश में कुल उत्पन्न इकाइयों में पन बिजली की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है, और यह वर्तमान में कमी आई है, कमी लिख दिए हैं लोग। ठीक है, ये वर्तमान में 2004 में 25% है। ठीक है, 2004 में 25% ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कमी तो आई नहीं, पता नहीं कैसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं लोग। ठीक है, वो 1904 से 1905 में जो हमारा है फाइनल एनर्जी कंजप्शन जो है, ये फाइनल एनर्जी कंजप्शन दिखा रहा है। ठीक है, मतलब सारी एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, लिग्नाइट है, नेचुरल गैस है, ऑयल प्रोडक्ट है, ये सब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो कैसा है, देखो 1994-95 में इतना था। ठीक है, अब देखो 2011-12 में कितना है। ठीक है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहले हम लोग इतने बिलियन यूनिट होती है, यूनिट में नापते हैं हम लोग एनर्जी। एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट में 1 किलो वाट। ठीक है, तो इतने किलो वाट एक यूनिट में इतना होता है, तो बिलियन यूनिट्स। ठीक है, बिलियन यूनिट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। बिलियन मतलब होता है 10 करोड़ शायद। ठीक है, 10 लाख होता है मिलियन, तो 10 करोड़ बिलियन होता है। ठीक है, तो 10 करोड़ या 100 करोड़ होता है। तो आप लोग इसमें जो यूनिट्स होती हैं, ये सब यूएस का इंटरनेशनल यूनिट्स है, इंडिया में बिलियन मिलियन नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन ये डाटा बाहर से 100 करोड़ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है। तो ये हमारा 200 से 289 में 300 मान लो, 300 से हो गया अभी लगभग 1100 मानो उसको। ठीक है, 1100 लगभग हो गया। ठीक है, 1100 यूनिट्स हो गया। अभी और ज्यादा होगा 2020 में, तो और ज्यादा होगा, क्योंकि वो चला है प्रोग्राम, ये सब क्या बोलते हैं, हर घर बिजली वाला। ठीक है, तो बिजली और दिया गया, प्रोडक्शन हुआ है बिजली। ठीक है, तो ये सब हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, एनर्जी का कंजप्शन जो है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये आपके उस पाई चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट के फॉर्म में दिया है कि इसकी जो क्षेत्र में खपत कितनी है, कंजप्शन क्षेत्रों में, सेक्टर में, मतलब सेक्टर्स में, तो आपकी किस किस सेक्टर कितनी खपत है। तो इंडस्ट्री में इतनी है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में ही होती है, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी वही करती है। एग्रीकल्चर में बहुत कम है, अदर्स कुछ और होगा, डोमेस्टिक, इसको डोमेस्टिक नहीं लेंगे, तो कुछ और ले लेंगे। रेजिडेंशियल भी ये डोमेस्टिक है, मतलब अपने घर और में। ठीक है, 10%। ट्रांसपोर्टेशन में इतना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री आप देख रहे होगे मेजर कारण है। ठीक है, इसलिए मैंने जो आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन का मेजर कारण कौन है, मेजर कारण आपके इंडस्ट्रीज हैं और व्हीकल्स ही हैं। ठीक है, और कोई कारण मेजर नहीं है, मेजर 2 ही कारण है, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, बस। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन कारण बता रहा हूँ। ठीक, बाकी ये जो टेक्निकल टर्म है ये लास्ट में पढ़ लो, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये हमारा है कि इसको कहते हैं प्लांट फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संयंत्र गुणक अथवा संयंत्र क्षमता गुणक। ठीक है,
प्लांट फैक्टर भी पेपर में लिख के आ सकता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी लिख के आ सकता है, आप लोग दोनों को एक ही चीज मानोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लांट फैक्टर इक्वल टू होता है, ये होता है औसतन, हाँ औसतन लोड मतलब भार, ठीक है, इसको कहते हैं एवरेज लोड, ठीक है, और एल मतलब एवरेज लोड, और ये होता है कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है, रेटेड कैपेसिटी। ये चीज रेटेड, रेटेड मतलब वो प्लांट कितनी कैपेसिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है, प्लांट कितनी कैपेसिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो होती है रेटेड कैपेसिटी के बारे में बता देते हैं आपको। रेटेड जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे रेटेड का मतलब है, ये सब वर्ड जो है कि जैसे पहले मैं कंफ्यूज होता था, मुझे लगता है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो रेटेड का मतलब है कि जैसे मेरे मेरे घर के पास में पनकी में, आप लोग कुछ लोग को पता होगा, पहले यहाँ पे पावर प्लांट था, उसमें 2 यूनिट थी, ठीक है, 2 यूनिट थी, एक यूनिट थी और एक यूनिट इधर थी। तो एक यूनिट थी 110 मेगावाट की और 110 मेगावाट की दूसरी यूनिट थी, ठीक। ये इनकी क्या थी, ये रेटेड थी, इतने पे रेटेड है कि भाई इतनी एनर्जी ये बना सकती हैं अगर पूरे फुल लोड पे चलेंगी, ठीक है, पूरी एनर्जी का पूरा घर में पूरा पूरा जो जहां जहां सप्लाई जा रही है यहाँ पे इस प्लांट से, वहां पे पूरा डिमांड आ रहा है वहां पे, ठीक है, डिमांड आएगा तो ये लोग पूरी कैपेसिटी से चलेंगे ये लोग, ठीक है। तो जब पूरी कैपेसिटी से चलेंगे तो इतना बना सकता है, तो इसी को कहते हैं रेटेड कैपेसिटी। अब जो नया प्लांट बनने जा रहा है, ये 2 यूनिट को खत्म कर दिया गया है, नया प्लांट बनने जा रहा है, ठीक है, वो है बनने जा रहा है 660 मेगावाट का, ठीक है, टोटल। इसमें कितने यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है, इसमें 2 है कि 3 यूनिट है, 220 की 3 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट है 220 की, ठीक, 220 मेगावाट की। अभी शायद एक ही बन रही है या 2 बन रही है, तीसरी तो 3 तो नहीं बन रही है। तो आपका ये इसी को रेटेड कैपेसिटी कहते हैं कि कोई प्लांट आपका कितने रेटेड कैपेसिटी पे के लिए बनाया गया है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये चीज यहाँ लिखी गई है, ठीक है, एवरेज लोड एट प्लांट एट रेटेड कैपेसिटी। तो कॉमन सेंस की बात है, एवरेज लोड जो है प्लांट का वो थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 110 मेगावाट था, तो यहाँ पे आप जब देखोगे प्लांट में जाके, प्लांट कभी आप विजिट करोगे या फिर कहीं नेट पर सर्च करोगे, तो प्लांट जो चलता है वो 110 मेगावाट का अगर है तो 95 या 100 मेगावाट तक ही वो चलता है, उसके ऊपर डिमांड आती ही नहीं है, ठीक है, या फिर आती भी होगी तो ये लोग चलाते नहीं है, ठीक है, 100% एफिशिएंसी पे नहीं चलता है। अब जो अपने पावर प्लांट में इक्विपमेंट्स होते हैं वो 100% एफिशिएंसी पे नहीं चलता है। वैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो भी अगर बनाया जाता है वो भी हमारे क्या बोलते हैं केवीए में होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे केवीए में होते हैं। जैसे आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगे होंगे, वो होंगे जैसे शायद 50 केवीए का होगा, ठीक है, 50 केवीए मान लो, तो 50 केवीए पूरे फुल लोड पे नहीं चला जाता है। अगर 50 फुल लोड पे चलाएगा तो उस ट्रांसफार्मर की लाइफ 1 ईयर होगी, ठीक है, ये चीज को समझना आप लोग। और अगर उसको हम लोग कम पे चलाएंगे, 3/4 पे चलाएंगे, 3/4 मतलब 50 का आपका 33%, मतलब 33 किलोवाट किलो वोल्ट एम्पियर पे चलाएंगे तो उसकी लाइफ बढ़ के 3 साल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान, ये आप प्लांट में जब जाओगे आप लोग तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हर चीज को फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे, ये रेटेड कैपेसिटी मतलब फुल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। और ये एवरेज लोड है, एवरेज लोड कम ही रखा जाता है प्लांट में, फुल कैपेसिटी से कम रखा जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो निकल के आएगा ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 से हमेशा ही कम आएगी, ठीक है, हमेशा 1 से कम ही आनी है। ये चीज हमेशा आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है, जो प्लांट फैक्टर आता है वो हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है, 1 के बराबर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि हम लोग कभी चलाते ही नहीं प्लांट को उस लोड पे, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो जाएगी पूरे प्लांट की। और पूरा प्लांट कोई आलतू फालतू चीज तो है नहीं कि 150 रुपए में बन जाएगी या 100 करोड़ बन जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसमें, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं तब जाके प्लांट बनता है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ बन रहा है ये 660 वाट का मेगावाट का, तो ये शायद 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भेल को मिला है, BHEL को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसको मिला है प्रोजेक्ट पूरा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, प्लांट फैक्टर लेस देन 1 होता है, ठीक।
तो 1042 हो गया है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फैक्टर, इससे ज्यादा इसका उपयोग कर भार गुणक की तरह ही वैद्युत शक्ति संयंत्र की क्षमता तथा वैद्युत की प्राप्ति यूनिट के मूल्य निर्धारित किया। तो मतलब यही है कि भाई इसकी हेल्प से हम लोग जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है इससे ना, उसकी प्राइस हम लोग को सेट करने में हम लोग को हेल्प मिलती है। ठीक है, संयंत्र गुणक के बढ़ने से विद्युत का मूल्य घटता है। मतलब जैसे ये बढ़ता है प्लांट फैक्टर बढ़ेगा। अब ये चीज यहाँ पे अच्छी बताई गई है कि संयंत्र गुणक के बढ़ने से, ठीक है, इंक्रीज होने से विद्युत का मूल्य घटता है। ठीक है, प्लांट फैक्टर बढ़ता है तो विद्युत का जो मूल्य है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट नीचे होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसा रिलेशन होगा तभी तो चलेगा। ठीक है, प्लांट फैक्टर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घट जाएगी और विद्युत उपभोक्ता को कम कीमत पर विद्युत उपलब्ध होगी, मतलब बिजली उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि प्लांट फैक्टर जो है अगर बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हम लोग पे कर रहे हैं पर यूनिट, वो कम हो जाएगी। तो हम लोग की अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग की कोशिश यही करते हैं कि एवरेज जो लोड है प्लांट में वो थोड़ा बढ़े। ठीक है, लेकिन एवरेज लोड किस पर डिपेंड करता है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना डिमांड होगा उतना ही प्लांट चलेगा। प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बनाएगा। मैं बता के रखा सबको कि भाई एनर्जी को प्लांट स्टोर करके नहीं रखता है। भाई जितनी डिमांड होगी उतना ही वो बनाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा। उतना ही कोयला बर्न होगा, उतना ही कोयला सप्लाई किया जाएगा, उतनी स्टीम बनेगी। उससे ज्यादा बनेगी तो वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, उतना ही बनता है। ठीक, ये सब चीजें आपको जब किस्मत में होगा तो आप लोग पावर प्लांट विजिट करोगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नावली में कुछ चीजें दी गई हैं। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कार्य की करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, पता है सबको। ऊर्जा स्रोतों के वर्गीकरण कैसे होते हैं, ये सब ये सब के टेस्ट में हो चुके हैं। विश्व की ऊर्जा का परिदृश्य खपत के आधार पर समझाएं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण विधियों के में पर्यावरण के पक्ष में समझाएं। ठीक है, पर्यावरण के आधार पर बताएं। ठीक है, प्रदूषण पदार्थों के नाम लिखिए, प्रदूषण पदार्थों का नाम लिखिए। ठीक है, प्रदूषण के पदार्थ जो उनका नाम लिखिए, ये हम बता चुके हैं आपको। भूखंडलीय उष्मीकरण की टिप्पणी लिखिए। भूखंडलीय उष्मीकरण मतलब ये जीव थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्यों बता देते हैं, ये जियोथर्मल की बात कर रहा है। यस सर। हाँ, तो जियोथर्मल की इसके बारे में लिखिए। क्या बेटा? जैसे उसको भूमंडलीय तापन बोलते हैं। अच्छा, जो भी है, इतनी हिंदी में स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, आप लोग देखे होंगे। बड़ा अच्छा तरीका है उसमें। अगर आप इमेज रखोगे और इमेज में फोटोज में जाओ, इमेज को फोटोज के ऐप से ओपन करोगे, फिर गूगल लेंस पे क्लिक करोगे तो सारे जो आपको रिटन टेक्स्ट वो आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, और उसको फिर आप ट्रांसलेट कर सकते हो तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये क्वेश्चन दिए हिंदी में, 1 सेकेंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने देखा था ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ट्राई कर सकते हो जिसको इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होती हो। बहुत अच्छा ट्रांसलेट हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रांसलेट होगा। गूगल फोटोज में जाके जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसी पीडीएफ के आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर उसको पीडीएफ नेट पे जाके पीडीएफ टू इमेज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगी वो, अलग अलग पेजेस इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी इमेज को डाउनलोड कर लो और हर इमेज को गूगल फोटो से ऑन करके ट्रांसलेट कर लो। उसको सेव भी कर सकते हो आप। ठीक है, सेव करके रख लो, हो गया। सर अटेंडेंस नहीं होगी? हाँ बेटा, अटेंडेंस के पीछे लगे हैं, देखो अटेंडेंस बच रही है हमारी। लो बेटा, भेज दिया फॉर्म, याद दिला दे तो अच्छी बात है। ठीक, बाकी अम्ल वर्षा क्या होती है? विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत यही है यहाँ जो बताया गया है। ठीक, यहाँ जो बताया गया वही है। ठीक, इसको अपडेट भी कर सकते हो। मैंने बता रहा हूँ जितना भी डाटा किताब में दिया है, कोई जरूरी नहीं है वही आपको लिखना है जो नया डाटा मिले। लेकिन डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी जो क्या है वही यूज करो आप। ठीक है, जैसे तो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में शायद मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। इलेक्ट्रिकल वो, लेकिन इलेक्ट्रिकल टेस्ट था, आप लोग का नहीं था। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए था कि उसमें ट्रांसमिशन का जो लाइन था वो किससे ज्यादा होगा। मैंने उसमें सबका करेक्ट कर दिया है, जिसके नंबर उसमें नंबर कटे थे वो सबको 1 नंबर बढ़ गया है सबका। ठीक है,
बाकी एनर्जी कंजर्वेशन के टेस्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं था। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, यहाँ तक की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका ये एक्ट है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, 2001 में ये एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट में नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है, और सबकी जो एनर्जी ऑडिटर होता है, एनर्जी इंस्पेक्टर होता है, एक एनर्जी का पूरा विभाग ही बना हुआ लखनऊ में। अगर आप लखनऊ में जाओगे वहाँ पे एनर्जी का पूरा विभाग है। इधर किधर लोहिया अस्पताल है, उसके आसपास एक है। ठीक है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे एनर्जी ऑडिट होता है, सारा काम वहीं से होता है। ठीक है, एनर्जी ऑडिट का। तो वो सारे किस एक्ट को फॉलो करते हैं वो लोग? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो करते हैं। एनर्जी ऑडिट में क्या देखते हैं कि ये ऑडिट करते समय कि ये एक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,